की शानदार कक्षा। हो ला 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 हे हो। देखो चला, क्वेश्चन जल्दी से बना दो और फिर हम लोग शुरू करेंगे। और एक दो क्लास के बाद तुम्हारे क्वेश्चन का लेवल हम थोड़ा सा और हम अपने हिसाब से देखते हैं, उसको चेंज करते हैं। गति का पहला समीकरण किसके बीच समान, मार चला सरी आगे। गति का पहला समीकरण आपको पता है, गति का पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। बोलो हाँ। यहां से u और a काट दो, 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 u और a काट दो मेरी जान, u और a काट दो। तो बताओ वेग 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 की अगर हम बात करें, ये किसको किसको दर्शाएगा, ये वेग और समय को दर्शाएगा, ये s और t को दर्शाएगा, और ये v और s को दर्शाएगा। मारना रे आंसर। चलवा सब हमारे साइंस को अब खाने लगा है। खा जाओ क्वेश्चन को, जल्दी से तुम खा जाओ क्वेश्चन को, एकदम चला एकदम सत्यानाश कर दो, एकदम जे मन होता है इससे खा दो। खेसारी लाल यादव का गाना कौन बात करता है रे, चुट्टा सा गाना हम कौन गाए हमरो नहीं पता है, लेकिन थोड़ा अंदाजा मिल जाता है। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध है, पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध है, वेग और समय इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब चला देखो ये क्वेश्चन बनाओ, तब बूझेंगे कि हाँ तू बनाया है। ये क्वेश्चन बनाओ चला, तब बूझेंगे कि तू बनाया है। तो गौर फरमाना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन आप तो तुम लोग को एनसीईआरटी में हल्का लगने लगा है, कहता है ये क्वेश्चन हम बना देंगे। देख रहे हैं आपको सकल हमें हायर चुट्टा हायर चुट्टा। बताओ आंसर क्या होगा, व्हाट इज आंसर। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना चला, एक मोल कुछ भी रहेगा ना, एक मोल बकरी, एक मोल बकरी, हम बार बार ऐसे ही पढ़ाते हैं क्वेश्चन को। एक मोल बिलाय, एक मोल बिलाय, या एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या एक मोल नाइट्रोजन, या एक मोल H2O, ये सब अगर एक मोल रहेगा ना चला, सबका एक मोल आपस में बराबर होता है, सबका एक मोल आपस में बराबर होता। टेक्नीशियन का क्लास बहुत जल्द चला, आपको शेड्यूल मिल जाएगा, एकदम टेंशन नहीं लीजिए। जल्दी बताओ, देखो एक मोल बकरी, एक मोल बिलाई बराबर एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड बराबर एक मोल नाइट्रोजन बराबर एक मोल H2O, सबका द्रव्यमान जो होता है वो सबका एक मोल के बराबर होता है। बता दो जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज आंसर। किसी कार्बन का परमाणुिक द्रव्यमान 12 है, हीलियम का 4 है, प्रत्येक के एक मोल के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देख लो, हीलियम का एक मोल कार्बन के एक मोल का 3 गुना है, कार्बन का एक मोल हीलियम के एक मोल का 3 गुना है, कार्बन का एक मोल हीलियम के एक मोल के मौजूदा परमाणुओं की संख्या के समान है, कार्बन का एक मोल हीलियम के एक मोल के परमाणुओं संख्या का 1/3 है। व्हाट इज द आंसर, चलिए बताओ व्हाट इज द आंसर। C for cat is the right answer, C for cat is the right answer। जल्दी बता चला आंसर क्या हो जाएगा। सबका एक मोल आपस में बराबर है, सबका एक मोल आपस में क्या है चला, बराबर है। आंसर अब देखो, टॉर्च सर्च लाइट, टॉर्च सर्च लाइट की अगर हम बात करें चला, क्वेश्चन कहता है टॉर्च या सर्च लाइट है ना, क्वेश्चन को तनी बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है चला, टॉर्च सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट में बल्ब कहां लगा होता है। देख लो चला, इस सर्च लाइट जो है टॉर्च या सर्च लाइट या वाहन के हेडलाइट, इसमें चला सबसे पहले तो अवतल दर्पण यूज करते हैं। कौन दर्पण यूज करते हैं चला, अवतल दर्पण यूज करते हैं। अब अवतल दर्पण में अगर तुमको कहेगा कि बताओ कि बल्ब कहां लगा होता है, बताओ परावर्तक ध्रुव के और फोकस के बीच, परावर्तक ध्रुव, परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट, परावर्तक के फोकस के वक्रता केंद्र के बीच, और परावर्तक के वक्रता केंद्र पर। बताओ आंसर क्या होगा, ए की बी की सी। देखो चला, ई जो होता है ये दर्पण है, और दर्पण में अवतल दर्पण इसमें यूज होता है, और इसका जो फोकस होगा, इसका जो फोकस होगा चला, ये जो फोकस होगा, ये जो फोकस होगा, ये जो फोकस होगा चला जी, यहां पर बल्ब जो लगाएंगे हम लोग, ये बल्ब जो होगा, ये बल्ब जो होगा ये एकदम फोकस के अत्यधिक निकट होगा। ये जो बल्ब होगा मेरी जाने मोहब्बत, ये फोकस के अत्यधिक, ये फोकस है और ये बल्ब है, ये बल्ब है, ये फोकस के अत्यधिक निकट होता है,
एकदम फोकस के अत्यधिक निकट लगाया जाता है। तो आंसर बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट इज आंसर, परावर्तक फोकस के अत्यधिक निकट लगाया जाता है। एक बढ़िया वाला क्वेश्चन तो हम बताते हैं, अब बढ़िया से समझना। बताओ तो हमको, आंख का डॉक्टर जो यूज करता है वो कौन सा दर्पण, एक है तुम्हारे पास नतोदार, एक है नतोदार, और दूसरा है उन्नतोदार, और दूसरा है उन्नतोदार, उन्नतोदार, एक है नतोदार और दूसरा है उन्नतोदार। बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चला एक है नतो, हम चला अगर कोई थोड़ा लगेगा कि इजी क्वेश्चन है समझ लो, उसमें जो बढ़िया वाला क्वेश्चन होगा उस सर बता देंगे। बताओ आंसर क्या होगा, एक है नतोदार, एक है उन्नतोदार। अब थोड़ा हम एक डिटेल बता देते हैं। हम ये स्पेशल साइंस ज्ञान सीरीज जो है वो हम चलाए थे, उसमें हम बताए थे। अब जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा आंसर, आंख में नतोदार की उन्नतोदार। अब ध्यान से समझने की चेष्टा करना। दर्पण दो प्रकार का होता है। आंख में जो हम लोग देखते हैं, आंख में देखने के लिए आंख कान नाक दांत का जो डॉक्टर है किसका उपयोग करता है, जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा आंसर। देखो दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को हम लोग नतोदार दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को कौन दर्पण कहते हैं, चला इसको नतोदार दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण जो होता है इसको उन्नतोदार दर्पण भी कहते हैं, उन्नतोदार दर्पण भी कहते हैं। इसको हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसको हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं। और यहां आओगे तो ये धसा हुआ होता है और ये चला उभरा हुआ होता है। उभरा हुआ मतलब उन्नत, उन्नत मतलब ऐसे भी होता है उभरा हुआ। जे क्वेश्चन चला लगे ना ये क्वेश्चन हम जानते हैं, समझ लो, उससे रिलेटेड जो उल्टा क्वेश्चन होगा वो हम थोड़ा बता देंगे। देख लो बढ़िया से, इन्नतोदार या अभिसारी दर्पण, इसको कहते हैं उत्तल दर्पण को उन्नतोदार या अपसारी दर्पण। अब बता दो जल्दी से, यहां आंसर क्या हो जाएगा। आंख का डॉक्टर जो यूज करता है चला वो अवतल दर्पण यूज करता है। अवतल दर्पण को हम लोग नतोदार दर्पण कहते हैं। आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। चला एक समय आएगा जब तू जाएगा एग्जाम हॉल में, वो समय जब आ जाएगा तो फिर पीछे याद करो। 2 महीना मात्र टाइम में बचा है, ज्यादा टाइम कहां है दोस्त मेरे। अगला 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 प्रश्न का आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। है ना, और एक क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि वायु में लंबे समय तक उद्भाषण से सिल्वर वस्तुएं काली हो जाती है, निम्नलिखित में किसके बनने के कारण होता है। तो मार के देगा हमारा चला सरिया। बताओ, एक ऑप्शन Ag2S और Ag3N भी है। बता दो जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज आंसर। देखो हमेशा ध्यान रखना, पीतल, पीतल या कॉपर या ब्रास, इस सब चला हरा होता है, हरा होता है Cu2O या H2S के कारण। और चांदी का काला होता है, चांदी काला होता है Ag2S के कारण। चांदी काला होता है किसके कारण, Ag2S के कारण। पीतल कॉपर ब्रास हरा हो जाता है Cu2 और H2S के कारण, चांदी काला हो जाता है Ag2S के कारण। व्हाट इज द आंसर, जल्दी बता, ई आंसर ने मार देना, Ag2S इज द राइट आंसर। अब सिल्वर का रंग कैसा होता है, बताओ, एक क्वेश्चन पूछता है सिल्वर का रंग कैसा होता है। चांदी चमकदार होता है, चला सिल्वर के रंग के जैसा किसका रंग होता है। एक ऑप्शन है सोडियम का, दूसरा ऑप्शन है आयोडीन का। बता क्या होगा आंसर, सिल्वर के रंग के जैसा किसका होता है, जल्दी बताओ, सिल्वर के रंग के जैसा किसका होता है, व्हाट इज द आंसर। सिल्वर के रंग के जैसा किसका रंग होता है, व्हाट इज द आंसर। सिल्वर के रंग के जैसा किसका रंग होता है, आयोडीन का इज द राइट आंसर। आयोडीन सिल्वर के जैसा चमकीला होता है। शरीर की मुद्रा, शरीर की मुद्रा और संतुलन नियंत्रित होता है किसके द्वारा, बता आंसर। कहता शरीर की मुद्रा और संतुलन होता है अनुमस्तिष्क, अनु को ही पश्च कहते हैं। इसको कहते हैं हम लोग चला सेरेबेलम, सेरेबेलम। सेरेबेलम का काम क्या है, संतुलन करना ना, शरीर को संतुलन करना, संतुलन शरीर का, संतुलन शरीर का। और अगर हम बात करें प्रोमस्तिष्क की, प्रोमस्तिष्क मतलब अग्र, इसको हम लोग कहते हैं सेरेब्रम। इसको क्या कहते हैं चला, सेरेब्रम। ये क्या करता है, सोचने समझने की शक्ति, सोचने समझने की शक्ति देता है। और ये आ गया चला मेडुला, मेडुला किसके लिए, श्वसन के लिए जिम्मेवार है। अब पोन्स तो होगा, पोन्स किसके लिए, इसको हम लोग छोटा दिमाग के नाम से भी जानते हैं। आंसर, अच्छा चला, जो कुछ बच्चों का गलत एड्रेस के कारण बुक नहीं पहुंचा है, उनका रिफंड नहीं हो पाया है, हम रिफंड करवाते हैं। चला एकदम हम करवाते हैं, कल इसी पर हम लग जाते हैं। एक बार पंकज जी को बुलाओ तो, गलत एड्रेस डाल देते हो। चला 8 लाख 6 की जगह 80 लाख 6 डालोगे, वो बुक पहुंचवे नहीं करेगा। आंसर बताओ,
प्रमस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क। क्या होता है चला? मध्य मस्तिष्क। बताओ तो मध्य मस्तिष्क किस चीज को कंट्रोल करता है? मध्य मस्तिष्क किस चीज को कंट्रोल करता है? पहला है शरीर को, पहला है शरीर को, और दूसरा है आंख को, और तीसरा है चला श्वसन को। बताओ आंसर क्या होगा? मध्य मस्तिष्क का संबंध किससे है? शरीर से कि आंख से या कि श्वसन से? व्हाट इज द आंसर? मध्य मस्तिष्क का संबंध किससे है? बताओ जल्दी से आंसर। सर आपकी कृपा से ग्रुप डी में हो गया है, अब एएलपी में भी बनना है। एकदम चला, हमारी कृपा से नहीं, आपकी मेहनत से चले गए। ठीक है ना? ना, मध्य मस्तिष्क का संबंध किससे है? आंख से। मध्य मस्तिष्क का संबंध किससे है? चला आंख से। मध्य मस्तिष्क का संबंध किससे है? जल्दी बताओ। आंख से। कहता है मुख्य आघात तरंगों से पहले भूकंप किस प्रकार की ध्वनि देता है? मुख्य आघात तरंगों, मुख्य आघात तरंगों से पहले भूकंप किस प्रकार की ध्वनि देता है? सब मार देगा, जल्दी मार, जल्दी मार। एक की भी किसी, जल्दी बताओ व्हाट इज आंसर? पराश्रव्य की, अपश्रव्य की, श्रव्य की, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब श्रव्य ध्वनि हो जाएगा। चला भूकंप की ध्वनि, 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 भूकंप की ध्वनि और हृदय की ध्वनि, यह अपश्रव्य होता है, अवश्रव्य होता है, अपश्रव्य नहीं अवश्रव्य होता है। आप पराश्रव्य ध्वनि के बारे में आप जानते हैं, चमगादड़, डॉल्फिन, सब सबको पता होगा। चमगादड़ और डॉल्फिन। एक चला एक ट्रिकी क्वेश्चन हम तरह देते हैं जो पूछता है, बताओ पराश्रव्य तरंग उत्पन्न होता है, पराश्रव्य तरंग, पराश्रव्य तरंग उत्पन्न होता है, पराश्रव्य तरंग उत्पन्न होता है। पहला ऑप्शन है पराश्रव्य तरंग उत्पन्न होता है, पराश्रव्य तरंग उत्पन्न होता है। पहला ऑप्शन है प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, और दूसरा ऑप्शन है दाब विद्युत प्रभाव। देखो ये क्वेश्चन जब आता है तो बच्चा उल्टा पुल्टा कर देता है। ये क्वेश्चन इसी का है। चला हम बोले जो भी क्वेश्चन थोड़ा लगेगा नॉर्मल है उसका हम दूसरा अल्टरनेट बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन थोड़ा पढ़ा देंगे, दाब विद्युत प्रभाव। अब जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा। अब तो चला एनसीईआरटी ने इतना पढ़ लिया, वैलिडिटी बढ़ा दीजिए। चला अभी एवे किया है, रुक ना वैलिडिटी बढ़वाते हैं, सबका वैलिडिटी बढ़ जाएगा। हाँ साइंस जो लोग लिए हैं एक दो दिन में उनका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज आंसर? प्रकाश विद्युत प्रभाव की दाब विद्युत प्रभाव। चला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की दाब विद्युत, इसी के लिए ना नोबेल मिला था रे आइंस्टाइन को, जो नोबेल मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। आइंस्टाइन को जो नोबेल मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, आइंस्टाइन को क्या दिया गया था? नोबेल दिया गया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टाइन को नोबेल दिया गया था। ई बराबर एमसी स्क्वायर के लिए। कितना ईस्वी में? 1921 में। कितना ईस्वी में दिया गया था? 1921 में इसको नोबेल दिया गया था। जल्दी बता आंसर हो जाएगा इसको। चला दाब विद्युत प्रभाव, इंग्लिश होता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, 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 पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दाब विद्युत प्रभाव एक नंबर नहीं चला। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश से विद्युत मिलता है। दाब विद्युत प्रभाव हो गया पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसी से पराश्रव्य तरंग जनरेट होता है, अल्ट्रासाउंड, इसी से चला अल्ट्रासाउंड जनरेट होता है। आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्या कह रहा है क्वेश्चन, गौर फरमाइएगा एकदम। चला जल्दी से बना जा, सब चला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कहते हैं साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं है? तो चला बताओ, साइकिल से जब हम सवारी करते हैं तो गतिज ऊर्जा होवे करता है क्योंकि हमारी मांसपेशियों में गति होता है। रासायनिक ऊर्जा एकदम नहीं होता। चला रासायनिक ऊर्जा निकलता है क्या? ऊष्मीय ऊर्जा एकदम निकलता है। यांत्रिक ऊर्जा भी होता है। यांत्रिक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो हमारे मसल्स के द्वारा किया जाए या हमारे मसल्स को आसान पहुंचाए। आंसर रासायनिक ऊर्जा इज द राइट आंसर। अब चला गौर फरमाइएगा, आंसर 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 देखो, इसका आंसर बता दो जल्दी से। ये ऑक्सीकरण, ये चला तुम समझ लो, अगर तुम डेली 9-20 में आते हो तो तुम्हारा कम से कम रिवीजन तो जरूर हो जाएगा। ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक, घर पे चला आप डेली सोचते हैं कि आज से पढ़ेंगे, वो आज कभी एवे नहीं करता है। अब करण एकदम रूटीन बनाइए कि सर जैसे आते हैं टाइम से हमको भी आ जाना है। अवकरण, अपचयन, उपचायक, अब का ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। इसमें क्या होता है? चला ऑक्सीजन जो है जुटता है, हाइड्रोजन हटता है, इसमें ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन जुटता है। पढ़ाई का दूसरा नाम चला रिवीजन है, ये हमेशा ध्यान रखना। पढ़ाई का नाम पढ़ाई नहीं है, जैसे श्यांता श्यांता नहीं है, श्यांता घर्षण है, वैसे पढ़ाई पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई रिवीजन है। कहते हैं मेरे दोस्त इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा
ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो बढ़ेगा, इसमें मेरी जाने मोहब्बत ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो घटेगा। अब बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा, यहां से क्या, और H2O2 किसके रूप में कार्य करता है, यहां से ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन माइनस हो रहा है, तो ऑक्सीजन माइनस हो रहा है, मतलब ये वाला सीरीज में कुछ भी आंसर हो जाएगा। अवकरण, अपचयन, उपचयक, ऑक्सीकारक, देख लो क्या हो जाएगा, अपचयन आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। मार जल्दी से, जल्दी मार आंसर। चला ये बताओ, ऐप में इतने सारे बच्चे होते हैं, कमेंट्स देखोगे तो चला इतना फास्ट चलता है कि तुम कमेंट्स नहीं देख पाओगे। बिहार इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो गया है बैच, जो नए बच्चों का बैच स्टार्ट हो चुका है 6 से 9, आज पहला क्लास हो गया। जल्दी बताओ व्हाट इज आंसर, देख लो चला, ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचयक, अवकारक। ऑक्सीजन इसमें प्लस होता है, हाइड्रोजन माइनस होता है, इसमें अवकरण, अपचयन, उपचयक, ऑक्सीकारक, ऑक्सीजन माइनस हाइड्रोजन प्लस, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। आंसर जल्दी ली, डी बी मार दिया इस, अच्छा अपचयक नहीं होगा, चला इट में भी कि हमसे ही गड़बड़ी हो गया होगा, देखे नहीं होंगे, चला मामला एकदम बढ़िया से इस बार देख लो, यही सही है आंसर। जल्दी बता, फूलों वाले किस पौधों की पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चला ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम का एक दो और पॉइंट बताओ, सबसे बड़ा फाइलम कौन फाइलम है, ब्रायोफाइलम जो है, गलत हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, चला आंसर इसका बता दो, फूलों वाले किस पौधे की पत्तियों में मार्जिन की दर्रों में कलियां पैदा की जाती है, कौन, ब्रायोफाइलम की ब्रायोफाइट क्वेश्चन आया था, चला चूंकि डेली टेस्ट होता है उतना आप तुम समझो पूरा महीना में 400 क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए एक आध दो क्वेश्चन जो है तुमको हमेशा ये कोशिश करो, हम तो टीम को बोल दिया कि 15 से 20% क्वेश्चन रिवीजन के लिए भी डालो, ताकि पिछला क्वेश्चन को भी बच्चा भूल ना पाए। बता, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, मुख्य अक्ष काल्पनिक रेखा होता है जो दर्पण के दोनों ओर विस्तारित होता है, पिछला टेस्ट में भी आपको मिला होगा, और जो बच्चा बनाया होगा वो जरूर बनाया होगा। कितने लोग इसको बनाए हैं कृपया 8 टाइप करें, जो लोग बना दिया है चला एक बार 8 टाइप करें, एकदम सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ कंटेंट में आपका स्वागत है, हम सिर्फ पढ़ाएंगे चला तुमको। बताओ जल्दी से, ये देखो ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष जो होता है ये काल्पनिक रेखा है, किसी भी दर्पण से निकलता नहीं है, ये मुख्य अक्ष की अगर हम बात करें तो मुख्य अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो किसी भी दर्पण से निकलता नहीं है, और दर्पण के इधर भी रहता है, दर्पण के इधर भी रहता है, मुख्य अक्ष काल्पनिक रेखा जो दर्पण के दोनों ओर विस्तृत रहता है, देखो ये इधर भी रहता है, इधर भी रहता है, बहुत बढ़िया बात। मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और ध्रुव से होकर गुजरता है, यहां पर ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये अनंत हो गया, तो मुख्य अक्ष जो है वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और ध्रुव से होकर गुजरता है, मुख्य अक्ष जो है ये वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव से होकर गुजरता है। आंसर जल्दी से बता दो। अगला क्या है, वक्रित दर्पण का मुख्य अक्ष वक्रित होता है, ये वक्रित दर्पण है, इसका मुख्य अक्ष वक्रित नहीं होता, चला स्ट्रेट होता है, इसको हम लिख सकते हैं वक्रित दर्पण का मुख्य अक्ष जो होता है वो सीधा होता है, वक्रित नहीं होता है। आंसर बता दो, ये भी सही है, ये भी सही है, व्हाट इज द आंसर, ए और बी। इस सेट में कितना सेफ स्कोर है, चला 45 के आसपास अगर आता है तो वो सेफ स्कोर है। जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर, और चला कोशिश करो 9-20 में आने का। देख लो चला एक बार फिर से हम पढ़ाते हैं, मुख्य अक्ष काल्पनिक रेखा है जो दर्पण के दोनों ओर होता है, ये इधर भी होता है, इधर भी होता है, मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और ध्रुव से होकर जाता है, मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव से होकर जाता है। अब वक्रित दर्पण का मुख्य अक्ष कैसा होता है, सीधा होता है, वक्रित दर्पण का जो मुख्य अक्ष होता है वो कैसा होता है, चला सीधा होता है, इलिया वक्रित दर्पण का मुख्य अक्ष वक्रित होता है, एकदम साफे गलत है। आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों सही है, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। आज कितने लोगों का चला 45 प्लस, जिनका 45 माइनस है चला थोड़ा मेहनत और बढ़ा देना है, एनसीईआरटी वगैरह बढ़िया से पढ़िए, जो क्लासेस वगैरह आ रही है अपने से सेल्फ स्टडी को थोड़ा सा बढ़ाइए। हम बताते हैं ये टेस्ट कहां से देना है, हम लास्ट में आपको बता देंगे। 45 प्लस, अगला जिनका 45 प्लस आ रहा है कृपया आप सब लोग अपना अपना नंबर इस टेस्ट का जल्दी से बोल दीजिए तो किसको कितना आ रहा है। सामान्य नेत्र लेंस की रेटिना से दूरी कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। यदि नेत्र 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हो, यह नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हो, इसके निकट बिंदु पर केंद्रित होता है, तो नेत्र की क्षमता कितनी होगी, कैसे बनेगा बता। यू का मान कितना, यू का मान हो जाएगा -25 सेंटीमीटर, कह रहा है नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। भी का मान कितना, प्लस की माइनस, प्लस 2.5 सेंटीमीटर। क्यों प्लस, क्योंकि चला ये आंख है और आंख के रेटिना पर इधर प्रतिबिंब बन रहा है, इधर, तो इधर का सबको पता है इधर प्लस इधर माइनस होता है। अब जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा आंसर।
अब यहां से एफ निकाल लो, एफ बराबर व्हाट, एफ निकाल के पी निकाल लो, 1/f बराबर हो जाएगा 1/v अब प्लस 1/u। हाँ लेंस है ना, तो लेंस है तो चला हो जाएगा लेंस के लिए माइनस, तो 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v, v का मान कितना 2.5 माइनस 1/u। अब यहां से u का मान कितना है -25, -25 माइनस की प्लस -25। अब यहां से f निकालो कितना आ जाता है, f निकाल लो, f निकाल के p बराबर लगा दो 100/f, f आ जाएगा 11/25, f 11/25 आ जाएगा, तो इसको खट से लगा दो यहां पर 100/11/25। ये अगर 1/f आएगा चला, ये 25/11 आएगा, ये 25 बटा कितना आ जाएगा 11, तो इसको कर देंगे 25/11 आ जाएगा f का मान, यहां से 25/11 कर देंगे, 25 चौका 100, 4 11 चौका कितना 44 डायोप्टर इज आंसर। देखो 4 डायोप्टर भी दिया है, 44 भी दिया है, कि बहुत सारे बच्चों का बना होगा। इसमें कुछ नहीं करना, सामान्य नेत्र से नेत्र लेंस की रेटिना की दूरी 2.5 सेंटीमीटर है, तो रेटिना जो होता है चला वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, इसलिए भी का मान हो गया 2.5। इस तरफ रेटिना मतलब इधर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित इसके निकट बिंदु पर केंद्रित होता है, यानी यू का मान हो गया -25। एफ निकाल लीजिए, एफ निकाल के पी निकाल लीजिए, आपको पता होगा लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u होता है। आंसर बता जल्दी लिख, पढ़ चला पढ़, इस बाहर में नौकरी नहीं होगा तो कभी नौकरी नहीं होगा। सब झूठ बोल रहा है, इतना नंबर नहीं आया है। चला एक पर एक लोग हैं नंबर लाने वाले, आप पढ़ाई कीजिए, सबको झूठा साबित करने से बढ़िया है कि आप पढ़ लीजिए। बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता है, जिसको जितना नंबर आया है उतना बोल रहा है। तुम तो छोटा है रे, तुम किसी को ना किसी किताब को कुछ पूछता है और ना किसी बच्चा को कुछ पूछता है रे, छोटा चोर चोहाड़। पता है सब झूठ बोला है, इतना नंबर नहीं आया होगा। बताओ, कहता है क्वेश्चन, एनसीईआरटी का सवाल है, लेकिन ये तो रहा आसान लगने लगा क्योंकि इतना ना तू पढ़ लिया है। कहता बता, प्रकाशीय उपकरण वाई की फोकस दूरी धनात्मक है, प्रकाशीय उपकरण वाई की फोकस दूरी धनात्मक है, वाई क्या है ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चला दर्पण में एकदम बढ़िया से देख लो, दर्पण में हम तो चला पढ़ाएंगे, हमारा काम है पढ़ाना। अवतल दर्पण एक होता है चला उत्तल दर्पण, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की अगर हम बात करें तो इसका फोकस दूरी इधर होता है, इधर होगा, ये फोकस है तो ये फोकस है तो भैया ये पॉजिटिव है। उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें, उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण का फोकस जो होता है वो निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव होता है, ये फोकस जो होता है वो चला निगेटिव होता है। आइए हमेशा ध्यान रखना, अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों का फोकस पॉजिटिव निगेटिव, अरे उल्टा हो गया रे, इसका फोकस इस साइड है तो निगेटिव ना होगा, इसका फोकस निगेटिव है, इसका फोकस इस साइड है तो पॉजिटिव। ये हमेशा ध्यान रखना, जैसे वाई एक्स एक्सिस पर इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव होता है ना, इधर है तो पॉजिटिव, इधर है तो निगेटिव। अब लेंस में अगर बात करोगे मेरी जान तो सेम होता है, अवतल दर्पण अवतल लेंस में निगेटिव, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस में पॉजिटिव। लेंस में होता है अवतल, अवतल लेंस और कौन लेंस, उत्तल लेंस। अवतल लेंस कुछ ऐसा होता है, ये चला ऐसे होता है, इसका फोकस इस साइड होता है तो इसका फोकस हो जाएगा निगेटिव। और उत्तल लेंस कुछ ऐसा होता है, उत्तल लेंस कुछ ऐसा होता है तो इसका फोकस हो जाएगा पॉजिटिव। आंसर अरे आज से स्टार्ट हो गया रे बिहार इलेक्ट्रिसिटी, 6 से 9 आज क्लास भी चला है, खाली टेक्नीशियन वाला क्लास का नोटिफिकेशन आना बाकी है, 1-2 दिन में वो भी दे देंगे। बताओ, अवतल दर्पण यहां फोकसित होता है, उत्तल दर्पण यहां फोकसित होता है, इधर होगा तो निगेटिव इधर होगा तो पॉजिटिव। अवतल लेंस की अगर हम बात करें तो इधर निगेटिव होता है, उत्तल लेंस इधर होता है तो पॉजिटिव। ये ध्यान से देखना, अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों का निगेटिव होता है और उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों का पॉजिटिव होता है। तो कह रहा है कि वाई फोकस दूरी क्या है, धनात्मक, धनात्मक है, इसका मतलब उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण हो जाएगा आंसर, या तो उत्तल लेंस या तो उत्तल दर्पण। आंसर बताओ क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉल इज आंसर। तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं, तेरे नैना मेरे नैनों से। जल्दी बताओ व्हाट इज आंसर। अवतल दर्पण और अवतल लेंस ये चला निगेटिव हो जाएगा, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस ये पॉजिटिव हो जाएगा, यू विल गेट द आंसर। अगला अगला अगला, कहते सल्भों, मॉथ्स और अन्य कीटों को प्रतिकर्षित करने के लिए प्रयुक्त नेप्थिलीन की गोलियां डैश से प्राप्त की जाती है, कहां से रे, कहां से प्राप्त होता है। देखो ये हमेशा ध्यान रखना, मौत का मतलब यहां जो है कीड़ा से है, कीड़ा भगाने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं, एनसीईआरटी का सवाल है चला, मौत का मतलब यहां किससे है, कीड़ा से। कीड़ा भगाने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं नेप्थिलीन की गोली, जो नेप्थिलीन की गोली यूज करते हैं वो कहां से प्राप्त होता है, कोलतार से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है चला, कोलतार से प्राप्त होता है। कहेगा किससे हम लोग कीड़ा भगाते हैं, तो कहेंगे नेप्थिलीन की गोली से, लेकिन कीड़ा नहीं देता, मौत देता है, जो कपड़ा वगैरह में नहीं देखता है
कपड़ा वगैरह में जो कीड़ा भगाने के लिए हम लोग अलमीरा में डाल देते हैं वो टेबलेट, वो किसका टेबलेट है? नेफ्थलीन की गोली है। नेफ्थलीन किससे बना होता है? कोलतार से। किससे बना होता है? चला, कोलतार इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अब देखो, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चक्रीय और असंतृप्त है? बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। एक होता है चला संतृप्त, एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। संतृप्त उसको कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो। असंतृप्त उसको कहते हैं, असंतृप्त उसको कहते हैं जिसमें चला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। अब जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? कहता है चक्रीय और असंतृप्त। असंतृप्त तो या तो डबल हो या तो ट्रिपल हो। इथेन, एथेन तो नहीं होगा। इथेन का फॉर्मूला बताओ। C2H6। तो ई चला, ई तो सिंगल बॉन्ड होता है, आपको पता है। एल्केन जितना भी है, एल्केन जितना भी है सब सिंगल बॉन्ड होता है। साइक्लोहेक्सेन होगा, सब प्रोपेन है, हेक्सेन है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये संतृप्त में एल्केन होगा और संतृप्त में जो होगा वो एल्कीन और एल्काइन होगा। और संतृप्त में अगर बात करोगे तो एल्कीन और एल्काइन होगा, और संतृप्त की अगर बात करोगे तो एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन होगा, एल्काइन होगा। और संतृप्त की अगर बात करोगे, संतृप्त की बात करोगे तो एल्केन होगा, और संतृप्त की बात करोगे तो एल्कीन और एल्काइन होगा। अब बढ़िया से देख लो, कहता है असंतृप्त, इसका मतलब एल्केन जकरा में एएनई फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो सब नहीं होगा। अब तुम देखो यहाँ प्रोपेन, इथेन, हेक्सेन सब में एएनई फंक्शनल ग्रुप है, सब में एएनई फंक्शनल ग्रुप है, इसमें भी एएनई फंक्शनल ग्रुप है। एक को ना बच गया बेंजीन। बेंजीन में तो सबको पता है ना डबल बॉन्ड होता है। व्हाट इज आंसर? देख लो चला, जकरा में एएनई लगा हुआ होगा ना सब हो जाएगा संतृप्त, और जकरा में ईएनई वाईएनई लगा हुआ होगा, जकरा में ईएनई वाईएनई लगा हुआ होगा वो हो जाएगा असंतृप्त। देखो साइक्लोप्रोपेन एएनई, इथेन एएनई, साइक्लोहेक्सेन एएनई। आंसर आंसर बता एकदम चला। एएनई लगा हुआ होगा संतृप्त, ईएनई वाईएनई लगा हुआ होगा और संतृप्त। कथन निम्न में से कौन सा कथन गलत है? प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है। जीन गुणसूत्रों पर स्थित होता है। युग्मक निर्माण के समय दो युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं। प्रत्येक जनन कोशिकाएं, प्रत्येक युग्म में एक गुणसूत्र होता है। आंसर बताओ क्या होगा? सी नंबर कि डी नंबर? युग्मक निर्माण के समय दो युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं। यहां पर चला दो के जगह एक हो जाएगा, एक युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं। जब युग्म यहां दे दिया है तो यहां दो कैसे होगा? युग्म यहां दे दिया है तो दो नहीं है ना होगा। चला एक युग्म विकल्पी जो होते हैं, एक युग्म का दिया मतलब एक जोड़ा, एक साथ आते हैं। अगर कह देगा प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म में एक गुणसूत्र ग्रहण करेगा, एकदम सही बात है। आंसर यहीं पर गलत हो गया। चला युग्मक निर्माण के लिए के समय दो नहीं एक युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, एबीओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया? बताओ। लैंडस्टीनर ने किया था। ये सब का कोई खास? एडवर्ड जेनर, रेबीज, रेबीज का टीका। एक मिनट रुक जा। एडवर्ड जेनर जो है चला चेचक के टीके की खोज, या यूं कहें टीका का खोज, टीकाकरण का जनक कहा जाता है इसको। टीकाकरण का जनक कहा जाता है किसको? एडवर्ड जेनर को। एडवर्ड जेनर को चला टीकाकरण का जनक कहा जाता है। एडवर्ड जेनर को चला क्या कहा जाता है? टीकाकरण का जनक कहा जाता है। और रक्त समूह का खोज लैंडस्टीनर ने किया था। ये क्वेश्चन देखो कितना सुंदर है, एनसीईआरटी का सवाल है। चला तो एनसीईआरटी तुम लोग धुआं छोड़ा दिया है। विलियन ए का पीएच देख लो। ए का पीएच जो है, ए का पीएच मान है 6, अब बी का पीएच मान कितना है 8, और सी का पीएच मान है 2। तो कह रहा है हाइड्रोजन आयन सांद्रता किसमें अधिक होता है? H+ अगर निकालोगे मेरी जाने मोहब्बत, मेरी जाने वफा, अगर H+ निकालोगे ना, अगर H+ निकालोगे तो H+ हो जाएगा, ये 6 है तो 10⁻⁻6 होगा, ये 8 है तो 10⁻8 होगा, ये 2 है तो 10⁻2 होगा। देख लो, ये अगर 6 है तो ये 10⁻6 होगा, ये 8 है 10⁻8, ये 2 है ये 10⁻2, और ये अगर मान लो 10⁻4 है तो इसका मतलब पीएच का मान 4 होगा। और आपको पता है एबीसी में कह रहा है हाइड्रोजन आयन सांद्रता सबसे अधिक किसमें होगा? माइनस में पावर जिसका सबसे कम होगा और वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। माइनस में चला पावर जकर सबसे कम होगा अगर वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? व्हाट इज आंसर? माइनस में पावर जिसका सबसे कम होगा वैल्यू उसका सबसे ज्यादा होगा। व्हाट इज आंसर? ही ना आंसर। देख लो, ये माइनस में सबसे पावर कम है, सबसे वैल्यू ज्यादा है, ये इसका आंसर। यू विल गेट द आंसर। देख लो, ये हमेशा ध्यान रखना, अगर पीएच का मान 6 है तो 10⁻6, ये 8 है 10⁻7, ये 2 है 10⁻2। माइनस में पावर जितना कम वैल्यू उतना बड़ा। विषाणुओं में हेपेटाइटिस रोग होता है, यह रोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचरित होता है? बता आंसर।
चला, विषाणुओं में हेपेटाइटिस रोग जो होता है विषाणु से, किसके द्वारा ये संचरित होता है? जल के द्वारा कि भोजन के द्वारा? जल के द्वारा। जॉन्डिस वगैरह जो होता है वो कहां होता है? चला, जल से, दूषित जल से ही ना होता है। जॉन्डिस वगैरह भी दूषित जल से होता है। अब बता, एस्बेस्टोसिस किसके द्वारा होता है? दूषित वायु से। एस्बेस्टोसिस जो होता है, एस्बेस्टोसिस जो होता है चला, ये दूषित वायु से होता है। सीमेंट उद्योग में काम करने वाले व्यक्ति को होता है, या एस्बेस्टस उद्योग में काम करने वाले व्यक्ति से होता है। व्यक्तिगत संपर्क, HIV वगैरह जो होता है चला, व्यक्तिगत संपर्क के कारण होता है। HIV व्यक्तिगत संपर्क के कारण होता है। आंसर अभी चला, जिन लोगों को नहीं पता है वो जान लीजिए कि 6:15 में हम डेली आ रहे हैं लाइव, एनसीईआरटी का वन लाइनर पढ़ाते हैं। अगर आपके पास समय हो तो 750 वन लाइनर हम लिए हैं लगभग टारगेट, और जिसमें 50 पढ़ा दिए हैं, और कल से डेली 60, 65, 70 हम आपको पढ़ाएंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप जरूर पढ़िए, सिर्फ लाइव में वो क्लास उपलब्ध है। आंसर बता रहे चला, ये क्वेश्चन तो तू एकदम बता देगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, एग्जाम्पलर को तो लगता है खा पी गया। अब एनसीईआरटी चला क्वेश्चन क्रिएट कर करके देंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्रिएट करना, क्योंकि एक तू रट फट गया है। कहता है चला, कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी पर, पृथ्वी व सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। यदि पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल का परिमाण F1 है तथा सेब द्वारा आरोपित बल का परिमाण F2 है, तो बता दोनों क्या हो जाएगा? F1 और F2 दोनों एक दूसरे के बराबर और विपरीत होगा। बराबर और क्या होगा? विपरीत होगा, क्योंकि भैया न्यूटन का तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत क्या होता है? प्रतिक्रिया होता है। अब देखो चला, अगर ऊपर की ओर ले जाते हैं तो कार्य का मान, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो कार्य होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक। अगर नीचे के तरफ लेके आते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण कार्य पॉजिटिव होता है। इसका क्वेश्चन मिलेगा, चला इसको लिख लो। अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो कार्य का मान निगेटिव है, नीचे की तरफ आते हैं तो कार्य का मान पॉजिटिव। कितने लोग चला आज 6:15 की क्लास कर रहे हैं? एक बार 8 टाइप कीजिए। जो लोग 6:15 की क्लास कर रहे हैं वो 8 टाइप। देखो, गुरुत्वाकर्षण के विरोध में उठाओगे ना तो कार्य निगेटिव, और गुरुत्वाकर्षण के सपोर्ट में गिराओगे ना तो कार्य पॉजिटिव हो जाएगा। मेरा दोस्त अभिषेक संजय और हम आपके फैन हैं सर। मेरे दोस्त पढ़िए ना, चला मेरे किसी का फैन नहीं बनना है, आप खुद का फैन बनिए, खूब पढ़िए, एकदम चला, एकदम खुद से मोहब्बत कीजिए और खूब पढ़िए। बताइए आंसर नीचे से, और हमसे भी थोड़ा बहुत मोहब्बत कीजिए। जब नीचे से ऊपर जाएगा ना तो गुरुत्वाकर्षण के विरोध में उठाएंगे, कार्य निगेटिव, और जब ऊपर से नीचे आएगा गुरुत्वाकर्षण के सपोर्ट में कार्य हो जाएगा पॉजिटिव। डेली हम आते हैं चला 9:20 में, 9:20 से ज्वाइन करो, पूरे क्वेश्चन का लाभ लो, और हम आपको पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन पढ़ाते हैं। अभी तो 6:15 में डेली आ रहे हैं। पता चला कौन सा रोग जनक कालाजार के कारण होता है? लिस्मेनिया, ट्रेपिनोसोमा किसके कारण? नींद से संबंधित है। ट्रेपिनोसोमा का संबंध किससे है? चला नींद से। एस्केरिसिस सब तो जानवे करता होगा। बैक्टीरिया क्या है? जीवाणु है। बैक्टीरिया क्या है? चला जीवाणु। आज का सबसे उल्टा क्वेश्चन जो अगर तुम पढ़ा है, केचुआ चलता है किससे? पाद से, दूसरा किससे रे? तुक से, और तीसरा सल्क से। देखिए के पढ़ा है, के पढ़ा है, चला जल्दी से बता दो के पढ़ा है। केचुआ चलता है, आज जे पढ़ा होगा ये आंसर पता होगा। केचुआ चलता है किससे? पाद से, सल्क से, सुक से। बता आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता, जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर? ये टेलीग्राम का लिंक जो ऊपर दिया हुआ है ना, इसी को ज्वाइन करना, बाकी फर्जी टेलीग्राम है। आंसर बता दो जल्दी से। चला आंसर क्या हो जाएगा? सुक इज द राइट आंसर। सुक इज द राइट आंसर। केचुआ चलता किससे है? सुक से। एकदम याद रखना। चला आज का क्लास जो किया होगा उसको पता होगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। कल फिर मिलते हैं 6:15